दोस्तों हम लोग बहुपद में सजाती विजातीय के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समीकरण किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं, समीकरण व्यंजक में अंतर, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का व्यापक रूप, इसे किस रूप में लिखा जाता है, और बहुपद का घात और बहुपद का मानक रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्यंजक और समीकरण में अंतर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण एवं व्यंजक में अंतर। समीकरण और व्यंजक में अंतर। तो समीकरण और व्यंजक में अंतर क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो समीकरण का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर इस तरह से, यह हमारा क्या होता है, यह हमारा समीकरण होता है। और उसी तरह से मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये केवल हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया व्यंजक। इसको हम लोग कहते हैं व्यंजक और इसको हम लोग कहते हैं समीकरण। बस थोड़ा सा का अंतर है कि इसमें समीकरण में क्या होता है, समीकरण में बराबर में कुछ दिया होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर जीरो है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर कुछ नहीं दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर बहुपद में इसको क्या कहेंगे, इसको बहुपद में कहेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, यानी कि एक से अधिक पद से मिलकर बना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पद और ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद है, यानी त्रिपदी बहुपद है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया, या इसे हम लोग बीजीय समीकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर केवल हम लोग समीकरण कहेंगे। समीकरण और व्यंजक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको बराबर में जीरो के होना चाहिए और यहाँ पर बराबर में नहीं होना चाहिए, किसी भी अंक के बराबर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं जीरो के बराबर नहीं लिखा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं व्यंजक और इसको कहते हैं हम लोग समीकरण। तो आपको अंतर समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग बहुपद के परिभाषा के बारे में समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद की परिभाषा। बहुपद का परिभाषा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, इसको केवल हम लोग समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। इसको व्यापक रूप के बारे में समझते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है इस तरह से, इसको हम लोग px के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा px क्या है, हमारा बहुपद है, तो बहुपद को हम लोग px के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका व्यंजक रूप क्या होता है, a0 x n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 डॉट 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 या प्लस डॉट 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 इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा an माइनस 1 x प्लस an। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बहुपद का व्यंजक रूप है, a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 a2 xn माइनस 2 प्लस an माइनस 1 x प्लस an। तो इस तरह से हम लोग बहुपद की परिभाषा देते हैं। बहुपद का परिभाषा होता है कि किसी भी चर पर अगर अलग अलग घात दिया गया है तो वो सभी को अगर एक साथ लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं बहुपद का, किसी भी चर पर अलग अलग घात दिया गया हो तो उस
चर के घातों को एक साथ सम्मिलित करते हैं उसे बहुपद कहते कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी भी चर पर अलग अलग घात दिया गया हो तो उस चर के घातों को एक साथ सम्मिलित करते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर n क्या है हमारा, n है जो हमारा पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर a0 a1 a2 क्या है हमारा अचर पद है, यानी वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है हमारा वास्तविक संख्या है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इसको किस रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि px बराबर, मान लीजिए इस तरह से लिखा गया है 3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से लिखा गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं a0 बराबर कितना है दिया गया, 3 दिया गया है, और यहाँ पर a1 बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर a1 बराबर 2 दिया गया है। इसमें दोनों पद शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फार्मूला सेट हो रहा है कि नहीं सेट हो रहा है, ये व्यंजक हमारा सेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं a0 के जगह पे 3 दिया गया है, तो 3 हो गया हमारा, और xn, तो x के जगह पे यहाँ पर n के जगह पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर n के जगह पे 2 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर पावर फिर घटता है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर घटा, और a1 के जगह पे 2 दिया गया है, और x की जगह पे यहाँ पर देख सकते हैं x के पावर में यहाँ n-1, तो यहाँ 2-1 हो गया, तो यहाँ हमारा हो गया 1, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो आप इसको समझ चुके हैं कि बहुपद का परिभाषा क्या होता है। तो बहुपद का परिभाषा होता है कि मान लीजिए किसी भी चर या किसी भी चर पर अलग अलग घात दिया गया है, तो सबको एक साथ सम्मिलित करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। आप इसको समझ चुके हैं, जहाँ n क्या होता है हमारा पूर्ण संख्या होता है, a1 a0 a2 ये हमारा क्या होता है वास्तविक संख्या होता है। और समीकरण और व्यंजक में आप समझ ही चुके हैं कि समीकरण में क्या होता है हमारा 0 के बराबर में लिखा जाता है, तो यह हमारा 0 के बराबर में लिखा गया है, और इसमें हमारा 0 के बराबर में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, और यह हमारा समीकरण हो गया। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद के घात, और उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के मानक रूप। तो बहुपद का घात क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया गया है, px बराबर दिया गया है x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से हमारा बहुपद दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा घात जो दिया गया है वो हमारा क्या हो गया, इसको कहते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बहुपद दिया गया है इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात जो दिया गया है 3 दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का घात क्या हो गया है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद का घात बराबर हो गया 3। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, यानी बहुपद का घात कहने का मतलब हो गया कि किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा घात वाले पद के घातांक
घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। यानी सबसे बड़ा जो घात दिया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। यह हमारा देखिए एक बहुपद दिया गया है x³ + 5x² + 3x + 2। ये हम एक बहुपद लिए हैं जिसमें सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, यहाँ पर 3 है, तो हमारा सबसे बड़ा घात हो गया 3। तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का घात, जो हमारा 3 आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा बहुपद का घात कहलाया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि x⁵ - 4x³ - 2x इस तरह से दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा घात 5 है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का घात हो गया। यहाँ हमारा बहुपद का घात बराबर हो गया यहाँ 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है x² - 6x⁶ इस तरह से दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा घात कौन सा है, ये हमारा a है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बहुपद का घात 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद का घात यहाँ पर 6 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 6x⁶ बाद में दिया गया है। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे या पीछे लिखेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का मानक रूप। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसको मैंने पहले ही से लिख दिया है, इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या कि किसी भी बहुपद को आरोही और अवरोही क्रम में सजाते हैं उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि बहुपद हमारा जो दिया गया है वो हमारा आगे पीछे, यानी उसका घात जो है आगे पीछे दिया गया है, उल्टा पुल्टा दिया गया है, तो उसको हम लोग सजाएंगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। कहने का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद का मानक रूप। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है px = x² - 4x³ + 6x + 5। तो यहाँ पर x³ पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पहले नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे और अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर -4x³ हो जाएगा आरोही क्रम में और +x² + 6x + 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया, और ये हमारा अवरोही क्रम में है। तो 5 + 6x + x² - 4x³। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दोनों हमारा बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। यानी किसी भी रूप में आप सजा सकते हैं। किसी भी रूप में सजाने का मतलब हो गया कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, कहने का मतलब बढ़ते और घटते क्रम दोनों क्रम में सजा सकते हैं। यानी आगे पीछे किसी भी तरह से दिया गया हो तो उसको आपको सजाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सजाना होता है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तरह से मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2x² - 3x⁴ + 5x³ - 6x⁵ इस तरह से दिया गया हो, तो इसको क्या करना है, इसको आपको सजाना है। तो इसको आप मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में कहने का मतलब हो गया कि आरोही क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं -6x⁵। उसके बाद दिया गया है माइनस में 3x⁴। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा +5x⁵, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 2x²। तो ये हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप जो आरोही क्रम में सजाए हैं। तो ये भी हमारा हो गया -6x⁵ -3x⁴ + 5x³ + 2x², जो बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो चलिए आप इसको समझ चुके हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।